देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर। Amen. अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने ओवर टाइम पे जो है कुछ क्वेश्चंस किया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से लेबर को हम लोग पेमेंट करते हैं, मतलब उसका सिस्टम ऑफ पेमेंट। ठीक है, जिसका स्पेसिफिक नाम है कॉस्टिंग में, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव। ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सिस्टम ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया कि कौन से बेसिस पे हम लोग पे करते हैं। ठीक है, सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा, किस बेसिस पे, मतलब जिसको बोल सकते हैं किस आधार पे हम लोग दे रहे हैं, ये सिस्टम उसी बेसिस पे बना होगा। ठीक है, और इंसेंटिव क्यों देते हैं, इंसेंटिव दिया जाता है अगर हम लोग मतलब इंसेंटिव कब देते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। वर्कर को मोटिवेट रखने के लिए, फर्स्ट क्लास में ही हम लोगों ने देखा था, वर्कर को मोटिवेट रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो ज्यादा अच्छा काम करे तो उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं। तो ये इंसेंटिव हमेशा मोर देन नॉर्मल वेजेस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखो कितने सारे जो है सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव है, इसका टाइप्स देखो कितने सारे टाइप्स है। पहला होगा टाइम बेस्ड, ये एक होता है। ठीक है, तो इस पे बेसिस देखो, ये नाम से ही हम लोग बता सकते हैं इसका बेसिस का नाम क्या हो गया, टाइम बेस्ड। ठीक है, मतलब बेसिस हम लोग का टाइम हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, बेसिस जो है वो टाइम हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, देखो आउटपुट बेस्ड। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आउटपुट बेस्ड। और होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउट। नेक्स्ट होता है प्रीमियम बोनस मेथड और ग्रुप बोनस मेथड, ग्रुप बोनस मेथड और इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर। ठीक है, ये मेनली कुछ सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस होता है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो जहां से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ये टाइम बेसिस होता है, आउटपुट बेस्ड होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सब में। और एक प्रीमियम वाला, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो प्रीमियम मेथड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम बोनस मेथड, जिसमें हेल्से और रोवन, तुम लोगों ने अगर कभी सुना है तो हेल्से और रोवन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, सारे मेथड्स को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि मेथड्स में क्या क्या होता है, किस बेसिस पे बना है, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि जैसा जिस पे क्वेश्चंस रहेगा हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, तो पहला हम लोग करते हैं टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड मैम एक बार पीछे कीजिए ना। हाँ मैम। टाइम बेस्ड सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग का पहला बेसिस था।
अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर पेमेंट जो होगा टाइम के बेसिस पे होगा, और यहाँ इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये तो मेन नाम हो गया, इसका दो पार्ट में डिवाइड है। एक है स्ट्रेट, एक है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। अच्छा, दूसरा है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। क्या क्या लिखा है मैंने, देखो, स्ट्रेट टाइम ही टाइम के बेसिस पे फिर से फर्दर दो पार्ट है, स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों को डिटेल्स में देखते हैं। देखो क्या लिखा है, स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। स्ट्रेट का मतलब क्या, सीधा। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब सीधा, टाइम रेट सिस्टम मतलब जो पेमेंट का सिस्टम होगा उसमें क्या रेट एप्लीकेबल होगा, मतलब अगर हम लोग लेबर को पेमेंट करते हैं तो रेट के बेसिस पे करते हैं ना, रेट किस बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। और टाइम कैसे हो सकता है, टाइम हो सकता है पर डे, हो सकता है पर आवर, हो सकता है वीकली, हो सकता है मंथली, ये हर एक चीज ही टाइम होता है। ठीक है, अब जैसा हमारा जो है एग्रीमेंट बनेगा, मतलब एग्रीमेंट क्या मतलब ओरली भी बन सकता है, मतलब जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा लेबर के साथ उसी बेसिस पे। तो यहाँ पर जो पेमेंट होता है, ये कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई भी लेबर अपने काम पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, या फिर बोलो कि टाइम स्पेंड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में टाइम वर्क। ठीक है, कितना टाइम हम लोग काम कर रहे हैं या कितना टाइम बिता रहे हैं काम करने के लिए, उसके बेसिस पे जब पेमेंट मिलेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, अब ये टाइम कैसे होता है, टाइम देखो यहाँ पर टाइम ऐसे होता है, रेट मतलब रेट कैसे होता है, रेट पर आवर भी हो सकता है। ठीक है, रेट पर डे भी हो सकता है, ये भी टाइम है, आवर भी टाइम होता है, डे भी टाइम होता है। रेट पर वीक भी हो सकता है, मतलब वीकली पेमेंट। रेट पर मंथ भी हो सकता है, यानी कि मंथली पेमेंट। ठीक है, इस तरीके का अलग अलग तरीके का पेमेंट हम लोग का हो सकता है। ठीक है, और हम लोग पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, ये देखो, टोटल वेजेस हम लोग पेमेंट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टोटल वेजेस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा टाइम स्पेंट या टाइम वर्क, जो भी लिखेंगे। ठीक है, टाइम स्पेंट इनटू रेट। ठीक है, अब रेट जो भी रहेगा, जैसे कि अगर मान लो रेट पर आवर है तो पर आवर, पर डे है तो पर डे। ठीक है, और वीक है तो वीक। ठीक है, और मंथ है तो मंथ। ठीक है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। अगर पर आवर है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक है, डे है तो 5 डेज, 2 डेज, जो भी होगा। ठीक है, वीक है तो 1 वीक, 2 वीक, जो भी रहेगा। मंथ है तो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इनटू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा रेट जो भी बताया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे किसी वर्कर को हम लोगों ने बोला है कि उनका ऐसा रेट है कि 20 रुपीज 20 पर आवर। ठीक है, ₹20 पर आवर जो है, ये है वेज रेट, ये गिवन है, सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि वेज रेट इतना है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम स्पेंड या टाइम वर्क, जितना टाइम काम हुआ है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 10 आवर्स है। ठीक है, तो वेजेस कितना हो जाएगा, तो वेजेस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, वेजेस कितना हो जाएगा, 10 आवर्स काम किया है किसी ने। ठीक है, और बात हुआ था 1 आवर के लिए 20 रुपीज, तो 10 आवर्स के लिए ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये ₹20 पर आवर, तो ये हो गया ₹200। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे आवर लिया है तो वो डे वीक कुछ भी रह सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये नॉर्मली ये जो मेथड है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। देखो इसमें मतलब कैलकुलेशन की तरफ से बोले तो बहुत ही आसान है, समझने में भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइम कोई काम करेगा और जो भी रेट उसे बताया जाएगा। ठीक है, अगर उसको वीकली पेमेंट करना है तो उसका रेट वीकली ही बताया होगा, डिफाइन वैसे ही किया जाएगा। ठीक है, हम लोग उस बेसिस पे कैलकुलेट करें। अब ये हमें पता करना है कि प्रैक्टिकली ये मेथड कहाँ यूज होता है, मतलब कैसे वर्कर को पेमेंट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग ये मेथड यूज करते हैं नॉर्मली वो सारे वर्कर को पेमेंट करने के लिए जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं। ठीक है, तो ये चीज लिख लो, यूज्ड इन केस ऑफ द वर्कर हु आर नॉट
डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के काम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उनको पेमेंट करने के लिए ये वाला मेथड जो है नॉर्मली यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्टली जो है वो काम के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब कैसे वर्कर का बात हो रहा होगा, जैसे कि देखो सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर जो है मतलब जो डायरेक्टली अपने मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सुपरवाइजर का काम होता है वर्कर को सुपरवाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग ये सुपरवाइजर को देते हैं ऐसा, मतलब इस तरीके का पेमेंट। ठीक है, कोई अगर ऐसा है कि जैसे कि क्लरिकल स्टाफ, इनको टाइम बेसिस पे पेमेंट करते हैं, मतलब देखो ना इनका होता है ना मंथली सैलरी वगैरह होता है। ठीक है, तो ये अगर देखो क्वेश्चन में पर डे दे दे, नॉर्मली सुपरवाइजर को कोई डे बेसिस पे नहीं देता है, लेकिन इसीलिए तो मैंने बोला है ना कि टाइम का मतलब सिर्फ डे नहीं होगा, वीक होगा, मंथ होगा। ठीक है, तो सुपरवाइजर हो सकता है, क्लरिकल स्टाफ हो सकता है। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं एंगेज्ड इन हाईली स्किल्ड जॉब। ठीक है, तो इस तरीके का जो हाईली स्किल्ड जॉब में जो लोग जो काम करते हैं उनका पेमेंट नॉर्मली जो है इसी बेसिस पे दिया जाता है, स्ट्रेट टाइम रेट बेसिस पे, मतलब टाइम बेसिस पे दिया जाता है। नॉर्मली अगर देखोगे तो मंथली ज्यादा फॉलो होता है। ठीक है, इनको जो पेमेंट दिया जाता है उसमें मंथली सिस्टम सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम कैसे होगा। अब देखते हैं डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट कैसे होता है, इसके लिए लिखेंगे पेमेंट टू बी मेड ऑन, पेमेंट टू बी मेड ऑन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ठीक है, वर्कर के एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वर्कर के एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और इस एफिशिएंसी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, देखो एफिशिएंसी कैसे मेजर किया जाता है, किसी को कोई भी काम दिया गया है तो उसका अगर कोई स्टैंडर्ड हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, जैसे देखो मैंने तुम लोग का एक टेस्ट ले लिया, बोला जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम लोग को 1.5 आवर में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर किसी ने उससे पहले कंप्लीट करके दे दिया तो वो ज्यादा एफिशिएंट है, किसी ने 1.5 आवर में ही कंप्लीट किया तो वो ठीक है, ना तो एफिशिएंट मतलब ना तो लेस एफिशिएंट है ना तो मोर एफिशिएंट है। ठीक है, और किसी ने अगर 1.5 आवर से भी ज्यादा ले लिया तो फिर वो लेस एफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये टाइम जो है ये डिसाइड कैसे हुआ, ये मतलब जैसे देखो मैंने बोला 50 मार्क्स के लिए 1.5 आवर, तो ये ना बेसिकली एक स्टैंडर्ड बहुत पहले से ही डिसाइडेड है। इसीलिए देखते हो कि मैक्सिमम जब 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तुम लोग कोई भी एग्जाम दे लो, जैसे बोर्ड एग्जाम बोलो या फिर कॉलेज लेवल का, तो हर जगह पे देखो वही मेजरमेंट फॉलो होता है कि 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर एक मतलब स्टूडेंट लिख सकता है इसी बेसिस पे। ठीक है, तो एक जो है स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, और स्टैंडर्ड कैसे सेट होता है, ये एक मतलब बोल सकते हैं कि एक मतलब सोच है कि हाँ इतना एक इंसान इतने टाइम में इतना लिख सकता है। ठीक है, उसी बेसिस पे स्टैंडर्ड सेट किया है, और उसी बेसिस पे हम लोग अपना एफिशिएंसी लेवल को जज कर सकते हैं। ठीक है, ये जज का मैटर हो गया है ना, जजमेंट करने का बात हो गया। गुड मॉर्निंग ऋषि। ये एक जजमेंट हो गया। ठीक है, मतलब जज करना पड़ेगा कि हाँ जो टाइम हम लोगों ने सेट किया उससे कम या ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि स्टूडेंट एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है या फिर नॉर्मल। ठीक है, ना ज्यादा लेस एफिशिएंट ना मोर एफिशिएंट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम जस्ट एफिशिएंसी का मतलब अभी बताना चाह रहे थे कि एफिशिएंसी का मतलब कैसे होता है, तो यहाँ पर पेमेंट एफिशिएंसी के ऊपर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एफिशिएंसी है ना ये हमें कैसे मेजर करना पड़ेगा, टाइम के बेसिस पे। ठीक है, टाइम के बेसिस पे, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग टाइम के बेसिस पे एफिशिएंसी मेजर करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकली ना ये उतना यूजफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि हम लोग कैसे मेजर करें कि कोई सुपरवाइजर, जैसे एक सुपरवाइजर का ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सुपरवाइजर को तो हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं, स्ट्रेट
टाइम रेट बेसिस पे करते ये मैंने बोला, लेकिन टाइम बेस्ड सिस्टम के अंडर ही तो ये आ रहा है। तो एक बार सोचो कि सपोज हम लोग कोई सुपरवाइजर को ऐसा पेमेंट करेंगे, तो सुपरवाइजर का एफिशिएंसी मेजर करना इतना आसान नहीं है। सोच के देखो कि वो आए वर्कर को जो है सुपरवाइज कर रहे थे, लेकिन वो कितने एफिशिएंट थे कितने नहीं थे, ये उतना आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ आउटपुट होता है तो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मतलब मान लो सुपरवाइजर अगर कुछ प्रोडक्शन कर रहा होता तो हम लोग सोच लेते कि अच्छा हम लोगों ने तो सोचा था 1 घंटे में 10 यूनिट बनाएगा, लेकिन 1 घंटे में 8 ही यूनिट बनाया, मतलब कम लेस एफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ सुपरवाइजर से जो हमें आउटपुट मिलता है ना काम का, उसका मेजरमेंट उतना आसान नहीं है, ठीक है। या फिर उसको बोल सकते हो जज करना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए ये सिस्टम मतलब जो एफिशिएंसी जहां पर हम लोग टाइम बेसिस पे निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है हम लोग बोल सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं, फिर भी यूज तो होता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली देखो तो ये अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्कर का इस लेवल पे एफिशिएंसी मेजर करना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। ये कोई प्रोडक्शन वाला नहीं है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर ले कि कितना होगा, ठीक है। फिर भी मेजर करने का कोशिश किया जा सकता है, लेकिन उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लिखेंगे कि नॉट वेरी मच practical used as there is no such tools to measure anyone's efficiency or judge them. It is purely based on our judgment ठीक है। हम लोग अपने जजमेंट पे बेस कर सकते हैं। जैसे कि देखो हम लोग ये सोच सकते हैं अच्छा वर्कर से अच्छा खासा ही हमें आउटपुट मिला है तो सुपरवाइजर अपना काम ठीक ही कर रहा होगा, या फिर नहीं मिला तो फिर सुपरवाइजर अच्छे से नहीं देख रहा होगा। तो ये अपना एक अप्रोच है, ठीक है। इसके लिए एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे देखो इसके लिए हो सकता है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि कितना टाइम वर्कर दे रहा है, ठीक है, मतलब वो मंथ पे 25 डेज काम पे आता है या 20 डेज आते हैं, उस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं है, ठीक है। एफिशिएंसी को इस तरीके से टाइम के बेसिस पे इतने आसानी से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये उतना प्रैक्टिकल अप्रोच इसका नहीं है, हम इतना बोल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो मैंने लिखा है ये कोई डेफिनेशन के लिए नहीं लिखा है, ये तुम लोग के समझने के लिए लिखा है कि ये उतना आसान नहीं है हम लोग को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेकेंड, बस इसमें इतना ही बोलेंगे, ठीक है। और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या क्या मेथड होता है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले आउटपुट बेस्ड भी देख लेते हैं। तो इसमें यही दोनों है, टाइम बेस्ड का दो हमें पढ़ना है, एक हो जाता है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, एक हो जाता है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, ठीक है। तो पेमेंट टू बी मेड ऑन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ठीक है। इस पे हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो अगर प्रैक्टिकल है नहीं तो फिर भी कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है। अच्छा, अब ये मेथड हम लोग को ये पता करना है कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और अगर हम लोग टाइम बेस्ड सिस्टम पे पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को पेमेंट करने के लिए होगा या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, ठीक है। मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है ये मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अगर हम लोग किसी को टाइम बेस्ड सिस्टम में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब लेबर को अगर हम लोग टाइम बेस्ड सिस्टम में पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग उनको जो पेमेंट कर रहे हैं क्या वो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये हम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि देखो लेबर कॉस्ट हमारा दो तरीके का होता है, लेबर कॉस्ट दो तरीके का होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब जब हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब जब हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग लेबर को पेमेंट कर रहे हैं टाइम बेस्ड पे, ठीक है, टाइम बेस्ड सिस्टम में, ठीक है, अब चाहे वो ये वाला हो या फिर ये वाला हो, हम लोग टाइम बेस्ड सिस्टम अगर फॉलो कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेयर कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो ये तुम लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सुपरवाइजर का यहाँ पर एग्जांपल लिया, ठीक है। तो सुपरवाइजर, पहला बात है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी वर्कर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइजर का कॉस्ट हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि अगर मैंने लास्ट दिन भी एग्जाम्पल लिया था या फिर फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि अगर हम लोग मान लो फर्नीचर बनाते हैं, और अगर हम लोग 1000 एक 10 वर्कर है, उन्होंने मिलकर 1000 चेयर बनाया, तो वो 1000 चेयर पे सुपरवाइजर का कॉस्ट कितना आएगा एक एक चेयर पे, वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो टाइम बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, टाइम बेस्ड सिस्टम में अगर हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग इसका मतलब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं कर रहे हैं। तो टाइम बेस्ड सिस्टम रिलेटेड विद इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, कभी कभार छोटा मोटा क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, और समझ के इजीली याद रखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर है आउटपुट बेस्ड, नेक्स्ट लिखते हैं आउटपुट बेस्ड। अगर हम लोग आउटपुट बेसिस पे अपने वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट का मतलब क्या हो गया, कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे जब हम लोग करेंगे, इसका और एक नाम भी होता है, वो भी लिख लो, पीस रेट सिस्टम, ठीक है। पीस का मतलब क्या हो जाएगा, पीस या आउटपुट जो भी बोलो, ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, पीस या यहाँ पर पीस या आउटपुट, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट, जितने यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे अगर हम लोग पेमेंट करते हैं, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इस बेसिस पे भी दो तरीके से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। एक का नाम है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, और दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो देखो नाम एक ही तरह का है, ठीक है, यहाँ भी जैसे था स्ट्रेट टाइम, यहाँ पर है डिफरेंशियल टाइम, यहाँ पर है स्ट्रेट पीस रेट, और ये है डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट टाइम जैसे था, स्ट्रेट पीस रेट भी वैसे ही हो जाएगा। स्ट्रेट पीस रेट में कैसे पेमेंट होता है, जितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर कैसे पेमेंट होगा, यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा टोटल वेजेस, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ इनटू रेट पर, ठीक है, और रेट पर यूनिट जो भी डिसाइडेड है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे ₹300 पर चेयर, अगर एक चेयर बनाने का 300 रुपीज दिया जाता है, और एक वर्कर अगर जो है 15 चेयर्स बनाता है, तो 15 चेयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 15 चेयर्स के लिए वेजेस कितना हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेजेस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना 15, ठीक है। ये फॉर्मूला रटने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि भाई एक चेयर बनाने का अगर 300 रुपए लेते हैं, तो 15 चेयर्स बनाने का कितना लेंगे, 4500, 4500, ठीक है, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशियल पीस रेट पे आते हैं, यहाँ पर क्या होगा देखो, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फिर से वही, जैसे यहाँ पर भी एफिशिएंसी का बात था, यहाँ भी एफिशिएंसी का बात आएगा, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी टाइम बेसिस पे मेजर नहीं करेंगे, आउटपुट बेसिस पे मेजर करेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ठीक है, वर्कर के एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, और यहाँ भी वर्कर के एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर एफिशिएंसी मेजर होगा टाइम बेसिस पे, और यहाँ पर एफिशिएंसी मेजर करना है हम लोग को एफिशिएंसी ऑफ वर्कर
और ये इस पे पैरामीटर क्या लगेगा, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर का पैरामीटर हो जाएगा नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये पैरामीटर हमें यूज करना है। जैसे वहां पर हम लोग पैरामीटर यूज कर रहे थे टाइम, यहाँ पर पैरामीटर यूज करेंगे एफिशिएंसी के लिए आउटपुट। ये भी प्रैक्टिकल उतना नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आउटपुट का एक जो है स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के पास वो नॉलेज होता है कि वो ये आइडेंटिफाई करके हमें बता दे कि मतलब स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। ठीक है, अब उसी स्टैंडर्ड से अगर कोई वर्कर ज्यादा प्रोडक्शन कर देता है तो वो एफिशिएंट हो जाएगा, अगर उससे कम प्रोडक्शन करेगा तो वो लेस एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये भी हम लोग बोलेंगे कि उतना ज्यादा मतलब ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि उतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली इसे यूज करना या फिर इसे इम्प्लीमेंट करना आसान है रेदर देन ये वाला। ठीक है, टाइम बेसिस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आउटपुट बेसिस पे तो आसान होता है। क्योंकि आउटपुट पे क्या होता है, एक पैरामीटर सेट करने के लिए पहले से ही जो है टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि उनका स्टैंडर्ड। ठीक है, अब टॉप मैनेजमेंट जो डिसाइड करता है, जिसके बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एफिशिएंट है कि नहीं है, तो कैसे डिसाइड करेगा? पहले डिसाइड करना पड़ता है स्टैंडर्ड आउट। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट, और यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट तो वर्कर काम करके जो प्रोड्यूस करके हमारे सामने लाएगा। ठीक है, या फिर हमें जो दिखेगा कि हाँ वर्कर ने कितना आउटपुट दिया। स्टैंडर्ड आउटपुट कौन डिसाइड करता है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड कर लेगा, यहाँ पर लिखते हैं टॉप मैनेजमेंट और हेड ऑफ वर्कर। ठीक है, जैसे हेड ऑफ वर्कर एक होता है, देखो एक वर्कर का टीम होता है ना, कभी भी ध्यान से देखो कहीं पर भी काम होता है तो उन वर्कर में भी ना एक हेड ऑफ द वर्कर जरूर होता है, जिनसे पूछ के बाकी लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, तो जब डील होता है ना कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ना, तो फिर वो डिसाइड करके ये बताते हैं कि हाँ ये काम हम लोग 5 दिन में या 7 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो वो कैसे बताते हैं? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है, वो उनके पास वो मतलब एक्सपीरियंस है, काम करके उनको एक हैबिट हो गया है कि वो बता सकते हैं कि ये काम हम लोग इतने दिन में कंप्लीट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड हो गया। अब देखो बोलने से उतने में ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर उससे पहले कर देंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत ही अच्छा बात है, बहुत जल्दी करके चले गए काम। और अगर देरी होता है, देखो बोला था 7 दिन 8 दिन कर रहा है। ठीक है, 8 या 10 दिन, ये सब तो हो ही सकता है। ठीक है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसा हो ही सकता है। तो वही टॉप मैनेजमेंट या फिर हेड ऑफ द जो वर्कर होता है, या फिर कभी कभी सुपरवाइजर भी बता सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर कोई सुपरवाइजर है जिनके पास ऐसा कोई नॉलेज है तो वो बता सकते हैं। ठीक है, कि स्टैंडर्ड आउटपुट किसी टास्क का क्या होना चाहिए और एक्चुअल आउटपुट क्या हुआ। फिर ये दोनों चीजों को कंपेयर करके ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि काम जो है वो एफिशिएंटली हुआ या लेस एफिशिएंटली हुआ या फिर मोर एफिशिएंटली हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे करके डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, सपोज यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट 50 यूनिट्स पर डे है। ठीक है, और एक्चुअल कितना हुआ है? एक्चुअल आउटपुट हुआ है सपोज ऐसे 50 यूनिट्स पर डे, 45 यूनिट्स पर डे, मतलब ये तीन अलग अलग केस ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर 60 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अगर ये तीन केसेस अराइज होता है तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं? अगर 50 यूनिट्स पर डे स्टैंडर्ड था और 50 यूनिट्स पर डे ही काम हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना एफिशिएंट? इसको हम लोग बोलेंगे 100% है। एफिशिएंसी लेवल क्या है? 100% है। अच्छा, और अगर ऐसा होता है, सपोज कि ऐसा होता है 50 यूनिट्स तो हमारा स्टैंडर्ड था, लेकिन हम लोगों ने 45 यूनिट्स ही किया एक दिन में। ठीक है, वर्कर ने 45 यूनिट्स ही किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेस देन 100%। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है? लेस देन 100%। अच्छा, और अगर ऐसा होता है, ठीक है,
अगर ऐसा होता है 50 यूनिट सोचा था, ठीक है, और 60 यूनिट्स पर डे हो गया, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन 100% एफिशिएंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हम लोग आउटपुट बेसिस पे एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन भी ना हमें इसी तरीके का देता है, ठीक है, पर मैंने पर डे दिया है, कुछ और भी दे सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर डे पे ही देगा। अब हम लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि आउटपुट बेस्ड सिस्टम पे जब हम लोग वर्कर को पेमेंट करते हैं तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होता है या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, ये भी पता होना चाहिए। देखो, आउटपुट बेस्ड सिस्टम में जब हम लोग वर्कर को पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होगा, या फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होगा, ये बताना है, ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट को हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये जो इस प्रोसेस का नाम ही क्या है, आउटपुट बेस्ड सिस्टम। मतलब जितना आउटपुट होगा उसके बेसिस पे पेमेंट होगा, ठीक है, चाहे स्ट्रेट पीस रेट देख लो चाहे डिफरेंशियल पीस रेट देख लो। तो अगर ये पूरा प्रोसेस ही आउटपुट पे बेस्ड है तो ऑब्वियसली 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर ही पाएंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का होगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का नहीं होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, आउटपुट बेस्ड सिस्टम जो है। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा मेथड आ जाएगा। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। अच्छा, हाँ, उसके पहले हम और भी एक दो जो है बता देते हैं पैटर्न क्या होता है। जैसे कि देखो, हम लोगों ने ये डिफरेंशियल जो पीस रेट देखा ना, इसमें और भी दो मेथड होता है। हम एक बार नाम बता देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं, ठीक है। एक बार कॉपी में भी रह जाएगा, दिमाग में भी रह जाएगा अगर आ जाए तो। यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में जो पेमेंट होता है ना उसका, ये तो एफिशिएंसी के बेसिस पे होता है, ठीक है, एफिशिएंसी, इसीलिए तो नाम होता है डिफरेंशियल। मतलब पीस रेट चेंज हो सकता है। जैसे देखो, अगर 100% एफिशिएंसी है तो पेमेंट वैसे होगा, उससे कम है तो कम होगा, ज्यादा है तो ज्यादा होगा, इसीलिए नाम होता है डिफरेंशियल। मतलब अलग अलग चेंजेस हो सकता है। अब एफिशिएंसी के बेसिस पे दो तरीके का मेथड फॉलो हो सकता है, दो रिसर्चर के नाम पे। एक का नाम है टेलर, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और दूसरा है मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इनका इनका रूल्स क्या था वो भी लिखवाते हैं, इनका रूल्स क्या था वो भी लिखवाते हैं, ठीक है। हम एक बार लिखवा देते हैं, एग्जाम में कमी आता है, लेकिन जैसे कि हम बोल रहे हैं एक बार लिख लो, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ, तो मेरा तो पेज में जगह नहीं है, इसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। टेलर्स वाले के लिए इन्होंने क्या अपना मतलब रूल्स रेगुलेशंस बोला था। इन्होंने बोला कि अगर लेस देन 100% एफिशिएंसी है, किसका, वर्कर का, ठीक है, अगर वर्कर का एफिशिएंसी 100% से कम है तो उनको कितना पैसा मिलेगा, मतलब पेमेंट कैसे मिलेगा, 80% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। मतलब जैसे मान लो अगर वेज रेट है सपोज ₹10 पर यूनिट, ठीक है, अगर मान लो वेज रेट है @10 पर यूनिट, ठीक है, लेकिन वर्कर ने 100% से कम एफिशिएंट काम किया तो उनका वेज रेट कितना हो जाएगा, ₹10 का 80% ही मिलेगा, ठीक है। ₹10 का 80% का मतलब हो जाएगा ₹8 करके मिलेगा। मतलब उनका पीस रेट जो है कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने लेस एफिशिएंटली काम किया है, ठीक है। तो ये वाला जस्ट एक बार याद
कर लो, ठीक है, 100% से कम होगा तो अच्छा। और भी उन्होंने बताया, सिर्फ ये बताने से तो नहीं होगा, ये तो हो गया जो एफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो एफिशिएंट है उनको क्या मिलेगा, तो उनके लिए उन्होंने बोला कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 100% है, मतलब अगर एफिशिएंट नॉर्मल है, मतलब 100% काम कर रहा है या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल भी लिखा है ना मैंने, मतलब 100% एफिशिएंट है या 100% से ज्यादा है, तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, नॉर्मल वेज रेट पे और भी 120% मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला लिखते हैं, मेरिक वाला, देखो इनका क्या है, इनका रूल्स है, हम यहाँ पर ऐसे स्लैश लगा देते हैं, ठीक है, ये टेलर्स वाला हो गया। ठीक है, इनका देखते हैं, देखो इनका क्या होगा, इन्होंने भी अपना रूल्स बताया, तो इनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है इनसे, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, एक एफिशिएंसी और एक रेट, ठीक है, ये टेबल मैंने इसीलिए बना लिया, यहाँ भी बना सकते हो, ये एफिशिएंसी ये रेट, ठीक है, यहाँ पर 3 4 है इसीलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं अप टू 83%, मतलब किसी का अगर एफिशिएंसी लेवल 83% तक है तो क्या मिलेगा, नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, तो मिलता है नॉर्मल वेज रेट। अच्छा, अगर किसी का एफिशिएंसी ग्रेटर देन 83% से लेके 100% तक है, ठीक है, मतलब 83 से लेके 100% के अंदर जो है बिलोंग करता है, तो ये इनको मिलना चाहिए इनके हिसाब से 10% एवं नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, 10% एवं नॉर्मल वेज रेट। और इन्होंने यहाँ पर और एक स्लैब बनाए, मतलब इसको हम लोग स्लैब बोल सकते हैं ना, जैसे तुम लोग टैक्स में करते हो, अगर किसी का एफिशिएंसी लेवल 100% से ज्यादा है तो 20% और 30% एबव नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, इन्होंने 3 स्लैब बना लिया, इन्होंने बोला कि अगर किसी का एफिशिएंसी 83% तक है तो उसे नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, ये थोड़ा ज्यादा वर्कर को खुश कर सकता है, ये जो सिस्टम है, क्यों, देखो अगर किसी ने 100% से कम किया तो उन्हें नॉर्मल से भी कम मिलेगा, लेकिन इन्होंने ये बात अच्छा किया कि 83% तक नॉर्मल मिलेगा। सोचो अगर कोई 83% भी एफिशिएंट है ना तो उसे नॉर्मल वेज रेट ही मिलेगा, लेकिन अगर कोई 100 से कम है और किसी जगह पे अगर टेलर्स फॉलो हो रहा है तो फिर क्या होगा, 83% अगर कोई है तो फिर उसे नॉर्मल वेज रेट से भी कम मिलेगा। लेकिन इन्होंने ये अच्छा किया, बोला कि 83% तक आप एफिशिएंट हो, कोई बात नहीं, आपको नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, और अगर इन्होंने ज्यादा दिया, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने 120 क्या एक्स्ट्रा किया है, बट यहाँ पर कम कर दिया ना काफी ज्यादा, मतलब 100 से कम हुआ, थोड़ा भी कम हुआ, मतलब मान लो कोई अगर 99% भी एफिशिएंट है तो उसे 80% मिलेगा, ठीक है, ये लॉस होता है वर्कर के लिए। और इन्होंने यहाँ पर 2 स्लैब बना लिया, बोला 83 से अगर 100 के अंदर आप एफिशिएंट हो तो आपको 10% एबव नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, और 100 से अगर आप ज्यादा हो तो 20 से लेकर 30% ऑफ नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, जो यहाँ पर इनका ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कम किया, तो अपना अपना मतलब जो इन्होंने रिसर्च करके बताया उसके हिसाब से दिया हुआ है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करेगा, ठीक है, ये हो गया हम लोग का टेलर्स और मेरिक वाला। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर और एक भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मैंने 2 बताया, तो इसका और एक भी होता है, और एक होता है यहाँ पर, नाम लिख दें यहाँ पर, यहाँ पर और एक नाम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तुम लोग का जगह नहीं है तो इसके बाद .3 देख के लिख सकते हो, बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम, ये होता है। अच्छा, इसमें कैसे होगा देखो, इसमें क्या होता है,
बीडॉक्स पॉइंट का मतलब होता है, पॉइंट का मतलब यहाँ पर आउटपुट होता है, ठीक है। इसका और एक नाम भी है, इसको बीज पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, बीज पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कैसे करके पेमेंट किया जाता है, यहाँ पर भी वही एफिशिएंसी के बेसिस पे ही पेमेंट किया जाता है, ठीक है। और टोटल जो वर्क होता है ना, मतलब पूरा जो काम होता है, उसे कैसे डिवाइड किया जाता है, उसे मिनट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर बीडॉक्स का मतलब मिनट्स के हिसाब से ही है। मिनट्स को बीट पॉइंट बोलते हैं, एक एक मिनट को बीट पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। और इस सिस्टम को बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम या बीज सिस्टम भी बोला जाता है। तो टोटल वर्क को मिनट्स में डिवाइड करते हैं और एक एक मिनट्स को हम लोग बोलते हैं बीडॉक्स पॉइंट। तो यहाँ एक ए होगा, ठीक है, बीडॉक्स पॉइंट और बीस, ठीक है। एक एक मिनट को, पूरे काम को मिनट्स में डिवाइड करते हैं और एक एक मिनट्स को बीडॉक्स पॉइंट या फिर ये यूएएक्स है, ठीक है, बीडॉक्स पॉइंट या फिर बीस पॉइंट बोला जाता है। और पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट तो होगा ही, क्योंकि देखो ये हम क्या लिखवा रहे हैं, ये हम लिखवा रहे हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किसके अंडर आता है, आउटपुट बेस्ड सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आउटपुट के बेसिस पे है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मिनट्स एक्चुअली क्या क्या इंक्लूड करेगा, ये मिनट्स इंक्लूड करता है वर्किंग टाइम को, वर्किंग टाइम को एज वेल एज रिलैक्सेशन टाइम, दोनों टाइम को मिला के यहाँ पर मिनट्स का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि एफिशिएंसी के बेसिस पे है, तो एफिशिएंसी का मेजरमेंट कैसे होगा, देखो, स्टैंडर्ड बीस, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड कितना आउटपुट है, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट लेस देन एक्चुअल बीस है, मतलब एफिशिएंट है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब जो बीज बोलते हैं यहाँ पर आउटपुट को, या पॉइंट या बीज बोलते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट अगर एक्चुअल आउटपुट से कम है, मतलब एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हुआ है, बेसिकली तो बात यही हो गया ना। अगर हम ये लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये अगर 10 है तो ये 12 है, तो हमें 10 प्रोडक्शन करना था, हमें 12 यूनिट प्रोडक्शन कर दिया, इसीलिए मैंने ये लेस देन लिखा, स्टैंडर्ड लेस देन एक्चुअल लिखा। या फिर तुम लोग ऐसे लिख दो कि एक्चुअल ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, बात तो एक ही है, ठीक है। तो पेमेंट कैसे मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, टाइम रेट जो डिसाइडेड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और एफिशिएंट होने के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा 75% ऑफ टाइम रेट, ये मिलेगा, ठीक है। टाइम रेट मिलेगा प्लस उसके साथ 75% ऑफ टाइम रेट, ये मिलता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है बीडॉक्स पॉइंट का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, ये आउटपुट बेस्ड भी कंप्लीट कर लिया। तो एक बार देखो रिकॉल करवाते हैं, आउटपुट बेस्ड पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आउटपुट बेस्ड का मतलब ही होता है कि एक यूनिट के बेसिस पे पेमेंट करना, ठीक है। अब इसका मेनली दो पार्ट होता है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल। स्ट्रेट पीस रेट मतलब जितना प्रोडक्शन किए हैं, जितने यूनिट पे प्रोडक्शन किए हैं, उतने के बेसिस पे पेमेंट हो जाएगा। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब यहाँ भी यूनिट बेसिस पे होगा, लेकिन यहाँ एफिशिएंसी देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी का पैरामीटर क्या होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर करके एफिशिएंसी के बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। अब इस पे हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो मेथड है, तो ये इसका मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होता है, क्योंकि ये सीधा सीधा वन यूनिट फिनिश गुड्स पे आइडेंटिफाई करवा पाता है। अब डिफरेंशियल पीस रेट का तीन अलग अलग मेथड हम लोगों ने देखा, टेलर्स, मेरिक और बिडॉक्स पॉइंट, ठीक है। अब ये तीनों का अपना अपना अलग जो है स्लैब है, रेट है, पैटर्न है। लेकिन एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन कम आता है, सबसे ज्यादा हेल्सेरोवन से आता है या फिर डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन आता है। फिर भी ये एक बार जस्ट तुम लोग गो थ्रू करना, अगर एक एक एग्जाम्पल करेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइम बेसिस, आउटपुट बेसिस, अब दोनों का कॉम्बिनेशन पे कैसे होगा देखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। अच्छा, इसमें हम लोग का मेनली दो मेथड होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का मेनली दो मेथड होता है, एक होता है Gantt टास्क एंड बोनस सिस्टम,
और दूसरा होता है एमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। ठीक है, अब इसका नाम ऐसा क्यों है टाइम और आउटपुट, वो ये मेथड्स का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो देखो समझ में आएगा। ठीक है, इस मेथड में कैसे होता है देखो, ये जो है यहाँ पर ये भी एफिशिएंसी बेसिस पे ही होता है। ठीक है, ये लिखते हैं इट इज एन एफिशिएंसी बेसिस सिस्टम। ये भी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने कैसे ये डिफाइन किया हुआ है, तो इनका भी अपना स्लैब है, यहाँ पर लिखते हैं एफिशिएंसी पेमेंट। ओके, अच्छा इन्होंने क्या डिफाइन किया, इन्होंने बोला कि एक्चुअल आउटपुट, ए ओ का मतलब है एक्चुअल आउटपुट। एक काम करते हैं, हम पहला वाला लैंग्वेज में लिख देते हैं, उसके बाद ए ओ यूज करेंगे। एक्चुअल आउटपुट अगर लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, मतलब एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है तो इसका मतलब एफिशिएंट नहीं है। तो क्या पेमेंट मिलेगा, तो इन्होंने बोला गारंटेड टाइम रेट। मतलब क्या हुआ देखो, गारंटेड टाइम रेट मतलब यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि जो टाइम रेट का बात हुआ तो उतना ही मिल जाएगा, चाहे आप कम एफिशिएंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गारंटेड टाइम रेट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक्चुअल आउटपुट, अगर ऐसा होता है कि एक्चुअल आउटपुट इक्वल स्टैंडर्ड आउट, अगर ये सिचुएशन, ठीक है, तो एक्स्ट्रा तो कुछ मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा इनको टाइम रेट, टाइम रेट के बेसिस पे मिलेगा प्लस 20% ऑफ टाइम रेट। ठीक है, 20% ऑफ टाइम रेट। अच्छा, अब आगे देखो, अगर होता है और एक सिचुएशन क्या आएगा, एक तो हम लोगों ने कर दिया एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब इफिशियंसी कम है। एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब ना तो कम इफिशियंट है ना तो ज्यादा एट पर है। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि एक्चुअल आउटपुट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब मोर एफिशिएंट है, तब कैसे पेमेंट होता है, तब पेमेंट का सिस्टम कुछ ऐसा होता है, हायर पीस रेट। अब ये कहां से आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि हायर पीस रेट इतना है, हायर पीस रेट और नॉर्मल जो पीस रेट है प्लस 20% ऑफ पीस रेट। ठीक है, ये सब अभी कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, जस्ट लिखो और समझ लो कि कैलकुलेशन कैसे होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो हम दिखाएंगे कि कैसे करके हमें करना है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये तो मेथड्स जो डिफाइन था वही मैंने बताया। ठीक है, मतलब जो है ऑलरेडी हमें बताया गया है वही। तो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखें तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। तो अगर तुम लोग देखोगे तो देखो यहाँ पर टाइम बेसिस पे है, यहाँ पर भी टाइम बेसिस पे है। तो ये जो फर्स्ट दो सिचुएशन है, ये फर्स्ट दो सिचुएशन जो है टाइम बेसिस पे है। ठीक है, ये वाला टाइम बेसिस पे है। और ये देखो पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट, ये जो नीचे का जो पैटर्न है ये जो है आउटपुट बेसिस पे है। मतलब एक ही सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम एक ही है, गैन टास्क। ठीक है, उसी में दो चीजों का यूज किया गया है। टाइम बेसिस पे भी पेमेंट होता है ये, और ये सिचुएशन पे, और इस सिचुएशन पे आउटपुट बेसिस पे होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। ठीक है, और ये एफिशिएंसी बेसिस पे होता है, वो तो ये देख के पता चल रहा है क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी बेसिस पे होता है। यहाँ कंपेयर करके एफिशिएंसी पता कर लेंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखते हैं, देखो एमरसन, इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें भी एफिशिएंसी बेसिस पे होता है। यहाँ पर लिखते हैं बेस्ड ऑन एफिशिएंसी बेसिस। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर कैसे क्या रूल्स है, यहाँ पर रूल्स के लिए यहाँ भी दो स्लैब बनाएंगे, एफिशिएंसी का एक
और यहाँ पर पेमेंट का, कैसे पेमेंट होगा। तो यहाँ पर डिफाइन ऐसे कुछ किया गया है, देखो अगर एफिशिएंसी ऐसा है लेस देन 66.67%, ये सब मतलब बताया गया है, ये हम अपने से नहीं बोल रहे, ठीक है, ये सब रूल्स है, ठीक है। तो पेमेंट क्या होगा, नॉर्मल टाइम रेट, पेमेंट होता है नॉर्मल टाइम रेट, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का एफिशिएंसी 66.67% से लेके 100% में चल रहा है, तो उनको मिलेगा टाइम रेट प्लस बोनस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नाम दिया गया है बोनस। अब बोनस कैसे मिलेगा, बोनस मिलता है कुछ ऐसा 0.01% से लेके 20% तक बोनस मिल सकता है, ठीक है, ये लिख लो। अच्छा, इसके बाद अगर किसी का एफिशिएंसी 100% से भी ज्यादा है, ग्रेटर देन अगर 100% है, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा टाइम रेट प्लस 20% ऑफ बोनस प्लस 1% for every 1% increase in efficiency, increase in efficiency, ठीक है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग एफिशिएंसी लेवल के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग पेमेंट होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं बोलेगा कि ये इमर्शन मेथड है या फिर ये मेथड अप्लाई करो, हमें एक क्वेश्चन दे देगा जहां पर इस तरीके का डिटेल्स हमें दे देगा, जिसको हमें यूज करके कैलकुलेट करके बताना है कि कितना हो रहा है वेजेस, ठीक है। यहाँ पर हमें ये नाम के साथ ये स्लैब याद रखने का नॉर्मली जरूरत नहीं होता है, क्वेश्चन में ये सब ऑटोमेटिकली दे देता है कि किसी वर्कर ने इतना इतना परसेंट काम किया है, और पेमेंट के बारे में बता दिया जाता है कि इतने से इतना होने से इतना मिलेगा, तो अभी बताओ कि वर्कर अगर इतना टाइम काम कर रहा है तो कितना होगा, ठीक है। तो वहां सारे डिटेल्स बताए जाते हैं, ये सारी चीजों को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार जो है मैंने लिखवा दिया, मेथड्स है तो ठीक है, तो इस तरीके से इनका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो और एक पॉइंट यहाँ लिखाते हैं कि यहाँ एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी को कैसे मेजर करेंगे, ये देखो एफिशिएंसी इक्वल टू कैसे होगा, दोनों केसेस में परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, ये देखो ये परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी है ना, यहाँ पर परसेंटेज में निकाल रही है, ये कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, ऐसे करके कैलकुलेट होगा। मतलब स्टैंडर्ड के बेसिस पे कितना किया, जैसे मान लो ऐसा हो सकता है, जैसे कि देखो स्टैंडर्ड मान लो है 100 यूनिट, वर्कर ने 100 यूनिट ही प्रोडक्शन किया, तो वो हो गया 100% एफिशिएंट। 100 स्टैंडर्ड है, उसने 200 यूनिट प्रोडक्शन किया, तो वो 200% एफिशिएंट है। तो फिर कैलकुलेशन ऐसा ही होना चाहिए ना, आउट ऑफ 100 200, आउट ऑफ 100 100, अगर आउट ऑफ 100 किसी ने 80 यूनिट प्रोडक्शन किया तो वो 80% एफिशिएंट है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी का कैलकुलेशन। अच्छा, ये हो गया हम लोगों का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग ये वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम बोनस मेथड या प्रीमियम बोनस प्लान, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। प्रीमियम बोनस मेथड या प्लान भी बोला जाता है। अच्छा, इसमें भी 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है हाल से, ठीक है, हाल से बोलो, हाल से बोलो, ठीक है, रो 1, और एक होता है हाल से वेयर प्लान। ठीक है, ये 3 मेथड होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसी पे हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो पहले ये वाला लेते हैं, हाल से प्लान। देखो तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
पता करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है। कोई भी एक जॉब का, ये सब टाइम बेसिस पे है, ठीक है। तो कोई भी एक जॉब का स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो हमें पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एवरी जॉब इज टू बी असाइन ए स्टैंडर्ड टाइम। ये तभी पॉसिबल है, कोई भी जॉब हम लोग क्यों ना इस मेथड के अंडर ले रहे हैं, सबसे पहले हमें उसका एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर एक्चुअल टाइम टेकन विथ स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम के साथ एक्चुअल टाइम जो भी लिया है उसका कंपेयर करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या कोई टाइम हम लोगों ने बचाया, मतलब जिसको बोलेंगे टाइम सेव्ड और नॉट। ठीक है, हम लोगों ने क्या कोई टाइम बचाया, मतलब ऐसा है क्या हम लोगों को 10 आवर्स मिला था काम करने के लिए, हम लोग उस काम को 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिए, तो हम लोगों ने 2 आवर्स टाइम बचा लिया। और अगर नहीं बचा पाए तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग टाइम बचा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या स्टेप होगा, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बोनस आवर। ठीक है, बोनस आवर। बोनस आवर क्या होता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। जितना भी हम लोग टाइम बचा लेंगे उसका 50% जो टाइम होता है उस टाइम को बोला जाता है बोनस आवर। और बोनस आवर बेसिस पे हमें बोनस भी मिलेगा। तो बोनस अमाउंट कैसे होगा, बोनस अमाउंट हो जाएगा बोनस आवर पे। तो बोनस अमाउंट होगा बोनस आवर इनटू वेज रेट पर आवर। ठीक है, बोनस आवर इंटू वेज रेट पर आवर। तो टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल वेजेस कैलकुलेट हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस तो जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। ठीक है, नॉर्मल वेजेस का मतलब है जितना टाइम उन्होंने काम किया उतने टाइम में टाइम बेसिस पे जो मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उनको क्या मिलेगा, ये बोनस अमाउंट। और ये बोनस अमाउंट तभी मिल सकता है अगर टाइम सेव हुआ है। तो देखो, ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है बोनस अमाउंट अगर बोनस आवर है तो। ठीक है, अब बोनस आवर कैसे कैलकुलेट होता है, 50% ऑफ टाइम सेव। तो फिर टाइम सेव होना जरूरी है, अगर टाइम सेव हुआ है तो ही हमें ये मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मल वेजेस मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल वेजेस मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं, देखो कैसे होगा। सपोज कि एक काम करने का स्टैंडर्ड टाइम है 5 आवर्स, एग्जाम्पल ले रहे, स्टैंडर्ड टाइम है 5 आवर। ठीक है, और एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन है सपोज ऐसे 4 आवर, 5 आवर और 6 आवर। मैंने 3 केसेस कर लिए। ठीक है, 3 केसेस मैंने बनाया कि अगर हम लोग का एक्चुअल टाइम टेकन कुछ इस तरीके से है, अगर 4 आवर्स में कंप्लीट कर लिया 5 आवर्स वाला काम, और 5 आवर्स वाला 5 आवर्स में कर लिया, या फिर 6 आवर्स में किया, तो क्या क्या सिचुएशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि अगर हम लोग 5 आवर्स वाला काम 4 आवर्स में कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम सेव्ड जो है कितना हो रहा है, टाइम सेव तो हो रहा है कि अगर हम लोगों को 5 घंटे में कंप्लीट करना था, हम लोगों ने 4 घंटे में कर लिया, तो टाइम सेव हो गया 1 आवर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग का बोनस आवर कितना होगा, बोनस आवर हो जाएगा 1 आवर का 50%। यही रूल्स है, ठीक है, हाल से ने यही रूल्स बनाया था, यानी कि हाफ आवर। ठीक है, हाफ आवर लिख सकते हो या फिर तुम लोग इसको 0.5 आवर भी लिख सकते हो। ठीक है, हाफ आवर। तो बोनस कितना मिलेगा, तो बोनस मिल जाएगा जितना बोनस आवर है इनटू वेजेस रेट। ठीक है, सपोज वेजेस रेट मान लेते हैं, वेजेस रेट ₹2 पर आवर। अगर ऐसा है तो हमें कितना मिलेगा, ₹2 मल्टीप्लाई कर लो, ₹1 मिल जाएगा। ठीक है, ₹2 पर आवर, क्योंकि देखो बोनस आवर में क्या इंटू होता है, नॉर्मल वेज रेट ही इंटू होता है, तो हम लोगों ने नॉर्मल वेज रेट इंटू किया तो ये बोनस हो गया। ठीक है, अच्छा, ऐसे करके हम लोग बोनस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो, ये तो मैंने पहले सिचुएशन को बता दिया। अब दूसरा सिचुएशन, अगर 5 आवर्स का काम हम लोगों ने 5 आवर्स में ही कंप्लीट किया, तो यहाँ पर कोई भी टाइम सेव्ड नहीं है, इसीलिए नो बोनस। ठीक है, यहाँ कोई बोनस नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज टाइम सेव्ड जीरो, टाइम सेव्ड जो है वो जीरो है, सो
नो बोनस, ठीक है, यहाँ पर कोई बोनस का कैलकुलेशन नहीं होगा, 5 आवर्स के लिए उनको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले केस में पेमेंट कितना होगा, ये भी लिख के दिखा दें। यहाँ पर देखो, ये वाले केस में पेमेंट होगा, पेमेंट होगा, यहाँ पर लिखते हैं, पेमेंट कितना होगा, क्या इनको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, इन्होंने 5 आवर्स काम किया है और 1 आवर के लिए 2 रुपीज होता है, तो उसके बेसिस पे इनको 10 रुपीज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या इनको सिर्फ 1 रुपया मिलेगा, नहीं, सिर्फ बोनस लेने कौन आएगा, यहाँ पर अगर पेमेंट देखे तो यहाँ पर पेमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, यहाँ ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल पेमेंट हो जाएगा, बोनस तो मिलेगा ही ₹1 और इन्होंने 4 आवर्स काम किया तो 4 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1, तो ये हो गया 8 + 1 9 रुपीज, ठीक है, ऐसे मिलेगा इनको। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, ये वाला, अगर 6 आवर्स लगा तो भी नो टाइम शिफ्ट, ठीक है, अगर 6 आवर्स लगा तो एक्सेसिव टाइम ले लिया गया, तो यहाँ भी नो बोनस, ठीक है, क्योंकि नो टाइम शिफ्ट, ठीक है, कोई टाइम शिफ्ट नहीं है तो बोनस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 50% टाइम शिफ्ट का सिस्टम है ना, ये जो है ये क्यों डिसाइड किया गया था, ये ऐसे डिसाइड किया गया था, मतलब हालसे ने जो सोचा था उनके हिसाब से ये है कि जो भी टाइम शिफ्ट होगा उसका बेनिफिट हम लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को देंगे, ऐसा उनका मानना था, ठीक है, मतलब उन्होंने ये जो मेथड निकाला था तो उनका मानना ये था, ये जो टाइम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, टाइम शिफ्ट का जो बेनिफिट है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब हम लोग इम्प्लॉय को भी देंगे इसका बेनिफिट और एम्प्लॉयर को भी देंगे, ठीक है। जबकि लॉजिकली अगर देखो तो टाइम शिफ्ट में, मतलब टाइम शिफ्ट करने में हाथ किनका है, एम्प्लॉय का है, ठीक है, एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर का तो नहीं है। टाइम शिफ्ट करने में मेहनत किसने किया, एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय ने जल्दी जल्दी काम किया होगा तभी टाइम शिफ्ट हुआ, उसमें तो एम्प्लॉयर का कोई मतलब कोई पार्ट या फिर कोई रोल जो भी बोलो कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर भी उनको बेनिफिट दिया जा रहा है इस मेथड के हिसाब से, ठीक है, मतलब 50% का मतलब है कि 50% एम्प्लॉय का 50% एम्प्लॉयर का, इसीलिए 50% ही काउंट हो रहा है। तो ये जो है ये एम्प्लॉय जो है ये पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये जो इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, इस मेथड का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग मे नॉट बी लाइक्ड बाय एम्प्लॉय, ठीक है, ये बात एम्प्लॉय को पसंद नहीं आता है, ठीक है, मेहनत हमने किया, टाइम हमने बचाया, हमारे कारण टाइम बचा, तो बेनिफिट जो भी देना है हमें दो, एम्प्लॉय को क्यों दे रहे हो, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब यहाँ पर वेजेस कैसे कैलकुलेट होगा, इसका मतलब टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट होगा, इसका फॉर्मूला भी लिख के दिखा देते हैं, ये देखो, यहाँ पर टोटल वेजेस कुछ ऐसे कैलकुलेट होगा, टोटल वेजेस इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस अमाउंट, टोटल वेजेस ऐसे होगा। अब नॉर्मल वेजेस कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, और बोनस अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 50% ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है, 50% ऑफ बोनस आवर, ऐसे बोल दो, 50% ऑफ बोनस आवर जितना भी आएगा इनटू टाइम रेट, ठीक है। अच्छा, अब ये टाइम टेकन इनटू टाइम रेट ये हम लोग का हो जाता है, ये ऐसे ही लिखते हैं, एक बार ये देखो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये एक बार फिर से लिखते हैं। अच्छा, अब ये 50% ऑफ बोनस आवर कैसे निकलता है, 50% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, बोनस आवर कैसे निकलता है, टाइम टाइम गिवन या फिर स्टैंडर्ड टाइम बोल सकते हो, किसी भी काम के लिए जो टाइम दिया गया, टाइम गिवन या फिर स्टैंडर्ड टाइम जो भी बोलो, माइनस टाइम टेकन, ठीक है, माइनस टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, इनटू टाइम रेट, ठीक है, या फिर इसको हम लोग टाइम सेव्ड भी बोल सकते हैं, या फिर इस पॉइंट को हम लोग टाइम सेव्ड भी बोल सकते हैं, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, जो कि नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करके देगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है, वही बोनस आवर होता है, ठीक है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड यही हम लोग का
बोनस आवर होता है। एक सेकेंड, हम लोग को लिखना पड़ता है 50% ऑफ टाइम सेव, जो कि बोनस आवर निकल के आता है। तो एक सेकेंड, बोनस आवर, तो यहाँ 50% मत लिखो, ठीक है। बोनस आवर इंटू ये हो जाएगा ना, एक्चुअली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोनस आवर इंटू वेज रेट निकालेंगे, ठीक है। और बोनस आवर जब निकालते हैं तो वो होता है 50% ऑफ टाइम गिवन माइनस टाइम टेकन, जिसको हम लोग बोलते हैं 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक बार लिखवा दिया। ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट होगा, इतने सारे चीजों का हमें याद रखने का जरूरत भी नहीं होगा। बस हाँ, इतना सा जरूर याद रखना है कि यहाँ पर 50% ऑफ टाइम सेव्ड के ऊपर बोनस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रो वन प्लान, वो लिखते हैं। रो वन प्लान, इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी सेम वैसे ही पहले हम लोग जॉब का स्टैंडर्ड जो टाइम है वो असाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरी जॉब असाइंड अ स्टैंडर्ड टाइम। कंपेयर विथ एक्चुअल टाइम टेकन, जितना टाइम हम लोगों ने लिया उसके साथ हमें कंपेयर भी करना है। कंपेयर करने से पता चलेगा टाइम बचा पाए या नहीं बचा पाए, टाइम सेव और नॉट, क्योंकि ये दोनों मेथड चाहे हेल से ले लो चाहे रोवन ले लो, ये टाइम सेव्ड पे ही डिपेंड है। तो वहां पर जैसे हम लोग निकालते हैं बोनस आवर, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बोनस रेशियो, ठीक है। बोनस रेशियो, बोनस आवर का एक नेगेटिव पॉइंट था ना, तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर बोनस रेशियो लाया गया, ये वाला नेगेटिव पॉइंट मैंने बोला, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोनस 50% ऐसा कोई पैटर्न नहीं रख के बोनस रेशियो बनाया गया। और रेशियो कैसे बनेगा, टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड, ठीक है। रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी दो सेम यूनिट के चीजों का कंपैरिजन करने को रेशियो बोला जाता है, ठीक है। मतलब रेशियो का मतलब ही होता है दो चीजों को कंपेयर करना, लेकिन कोई भी दो चीजों का कंपेयर नहीं हो सकता है। जैसे मान लो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि कोई चीज का कॉस्ट है 10 रुपीज पर किलो, किसी का प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसके साथ क्या हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब टाइम स्पेंड कितना है, ये नहीं हो सकता है। मतलब रेशियो जो है कंपैरिजन कर सकता है लेकिन सेम यूनिट के चीजों को। तो ये भी देखो टाइम का बात है, ये भी टाइम का बात है, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि टाइम बचा पाए कितना, कितना टाइम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम बचा पाए, ठीक है। टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालते हैं बोनस अमाउंट। कैसे निकालेंगे, बोनस रेशियो जो निकल के आएगा इनटू नॉर्मल वेजेस, ठीक है। नॉर्मल वेजेस, यहाँ पर नॉर्मल वेजेस लिखा है मैंने, एक चीज ध्यान से देखो, मैंने नॉर्मल वेजेस लिखा है, मैंने नहीं लिखा है कि वेज रेट, दोनों बात अलग होता है। नॉर्मल वेजेस का मतलब ये होता है, नॉर्मल वेजेस का मतलब टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये मल्टीप्लाई करने से नॉर्मल वेजेस आएगा, ठीक है। हम लिखवा देते हैं नीचे, ये ऐसे करके बोनस का अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब टोटल वेजेस यहाँ पर ही लिख के दिखा देते हैं, जो मैंने वहां बाद में लिखा था। टोटल वेजेस इक्वल टू कैसे हो जाएगा, टोटल वेजेस इक्वल टू होगा नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस अमाउंट, प्लस बोनस अमाउंट, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल वेजेस कैसे निकलेगा, टाइम टेकन, जितना टाइम लिया गया इनटू वेज रेट, प्लस बोनस अमाउंट कैसे निकलेगा, ये देखो बोनस रेशियो, ठीक है। मतलब टाइम, या फिर ऐसे लिख लो बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस का मतलब यही वाला टाइम टेकन इनटू वेज रेट। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस बोनस रेशियो। बोनस रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। ये कैसे याद रखेंगे कि रेशियो किस चीज का कंपैरिजन है, यहाँ पर कितना टाइम हम लोगों ने बचाया
और कितना टाइम हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग इनटू ये मिला के होता है नॉर्मल वेजेस। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेज रेट लिख देते हैं, रेट नहीं लिखना है, नॉर्मल वेजेस जो निकलेगा वो यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोग का हो जाएगा कि टोटल पेमेंट कितना हो रहा है। अच्छा, ये दोनों मेथड तो हम लोगों ने कर लिया। अब जैसे कि मैंने बोला इसी पे हमारा ज्यादा प्रैक्टिकल आता है तो हम लोग इसी पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इलास्ट्रेशन 6 देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर्स अंडर हाल से बोला है, द रेलिवेंट डेटा इज गिवन बिलो। टाइम रेट पर आवर दे दिया है, टाइम अलाउड 8 आवर्स दिया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। टाइम टेकन दे दिया है, टाइम सेव्ड दे दिया है। चलो टाइम सेव्ड भी हमें दे दिया है, मतलब सारी की सारी चीज कैलकुलेट करके दे ही दिया है। बस हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है, अर्निंग ऑफ ए वर्कर, मतलब टोटल। अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला, मतलब बोनस निकाल लिया तो अर्निंग हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोई बोनस लेने के लिए काम करने नहीं आता है, वो काम करने मेनली आता है डेली बेसिस का। और उसके साथ उसे अगर बोनस मिल जाए, अगर वो उसके उनके रूल्स के साथ एड पर हो पाता है तो शायद उनको बोनस मिल जाए। ठीक है, तो टोटल अर्निंग का मतलब नॉर्मल जो पेमेंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है तो हमें पूरा चीज कैलकुलेट करना होता है। तो चलो इलास्ट्रेशन 6 हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं हेल्थ से मेथड में। इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर हाल से मेथड। तो हम लोग पहले लिखेंगे टाइम, जो भी गिवन है उसको हम लोग अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि टाइम अलाउड दिया है और टाइम टेकन दिया है, टाइम सेव्ड दिया है। तो टाइम अलाउड है 8 आवर्स, या फिर जिसको हम लोग गिवन बोलते हैं 8 आवर्स। टाइम टेकन, टाइम टेकन है 6 आवर्स। ये देखो टाइम टेकन है 6 आवर्स। और टाइम सेव्ड हमें खुद निकालना चाहिए था, बट क्वेश्चन हमें ये भी दे दिया है। टाइम सेव्ड हो गया 8 माइनस 6 आवर्स इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग बोनस। अब हमें अपना दिमाग लगाना है, मतलब दिमाग कैसे लगाएंगे, मतलब रूल्स पता होना चाहिए, मतलब ऐसे ही तो नहीं होगा, रूल्स पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बोनस आवर। ठीक है, बोनस आवर कैसे निकलता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड करके। ये तुम लोगों को ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस पे मैंने स्टोरी भी बताई, याद रह जाएगा। 50% इंप्लॉयर का बेनिफिट, 50% इंप्लॉय का, इस बेसिस पे इनको 50% दिया जाता है जिससे वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, तो 50% ऑफ टाइम सेव, तो 50% ऑफ 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का 50% कितना हो जाएगा, 1 आवर। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये बोनस आवर निकल गया। अब बोनस अमाउंट निकाल सकते हैं कि कितना बोनस पेमेंट होगा। बोनस अमाउंट कितना हो जाएगा, बोनस आवर इनटू वेज रेट। ठीक है, तो बोनस आवर कितना है, और बोनस आवर तो निकाल लिया, वेज रेट कितना है ये देखते हैं। वेज रेट है हम लोग का 1 आवर का 60 रुपीज। ठीक है, तो 1 आवर इंटू 60 रुपीज करके, तो 60 रुपीज का ही बोनस मिलेगा। हम लोग को बोला है टोटल वेजेस बता दो, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टोटल वेजेस या फिर टोटल अर्निंग, एक ही बात है। टोटल वेजेस या फिर टोटल अर्निंग, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस अमाउंट। ठीक है, नॉर्मल वेजेस क्या होगा, नॉर्मल वेजेस का मतलब है टाइम जितना उन्होंने लिया काम कंप्लीट करने के लिए इनटू वेज रेट प्लस बोनस अमाउंट। ठीक है, तो टाइम टेकन 6 आवर्स और वेज रेट है ₹60 पर आवर। बोनस अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, तुम लोग चाहो तो बोनस आवर तक निकाल के ये नीचे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसा प्रेजेंटेशन करोगे बस समझ में आना चाहिए। 360 प्लस 60 रुपीज, 420 रुपीज, ये हो गया टोटल
वेजेस, ठीक है। 420 रुपीज ये टोटल वेजेस हो गया। ये आसान था क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 420 रुपीज हम लोग का टोटल अर्निंग हो जाएगा वर्कर का। चल नेक्स्ट देखते हैं। इलास्ट्रेशन 7, ठीक है, इसमें सेम क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर रो वन सिस्टम, द रेलिवेंट डेटा दे दिया है, टाइम रेट सेम क्वेश्चन है, टाइम अलाउड, अच्छा टाइम अलाउड 8 आवर्स किया है यहाँ पर। हाँ वही वाला क्वेश्चन है, टाइम टेकन और टाइम सेव्ड, हमें इसी क्वेश्चन को, मतलब सेम वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ इलास्ट्रेशन 7 किया हुआ है। इसी क्वेश्चन को हम लोगों को रो वन सिस्टम में करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इलास्ट्रेशन 7। यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर रो वन प्लान, टाइम गिवन, टाइम टेकन, यहाँ पर वेज रेट भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, वेज रेट, फिर टाइम सेव्ड। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना पड़ेगा, लेकिन देखो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, स्पेशली कॉस्टिंग का ना कोई फॉर्मेट होता नहीं है, ठीक है, हमें नॉर्मली उसका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए ताकि कोई भी देखे उसे समझ में आए। अब स्टार्टिंग में टाइम सेव्ड लिख देंगे तो उसका तो कोई मतलब मीनिंगलेस हो गया ना बात, हम लोगों ने लाइन बाय लाइन लिखना चाहिए। मतलब देखो अब टाइम गिवन के बाद ही ना टाइम टेकन लिखेंगे, कोई भी एक वर्कर काम करने जाएगा उसको पहले उसका टाइम बता दिया जाएगा, इतने टाइम में करना है, अब वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, उसका पेमेंट का बात भी हुआ होगा, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे वो टाइम बचा रहा है कि नहीं। तो वो सीक्वेंस जो है हमें मतलब लॉजिकली फॉलो करना चाहिए, बाकी इसका कोई रूल्स नहीं है। अगर हम लोग वेज रेट को आगे एकदम स्टार्टिंग में लिखते तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ एक सीक्वेंस जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। तो टाइम अलाउड है 8 आवर्स, यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा वेज रेट है 60 पर आवर। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, वो पॉइंट वहां पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। टाइम टेकन है 6 आवर्स, जितना जैसे तुम लोग प्रेजेंटेशन करना चाहो। टाइम सेव्ड हो गया 2 आवर्स, यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर कैलकुलेट करके हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें हमें रो वन सिस्टम में हमें निकालना पड़ता है बोनस रेशियो, ठीक है, बोनस रेशियो निकालना पड़ता है। बोनस रेशियो कैसे निकलता है? बोनस रेशियो हमेशा निकलेगा कि जितना टाइम अलाउड किया गया या फिर प्रोवाइडेड या फिर गिवन, उसके बेसिस पे कितना टाइम बच गया, कितना टाइम बचा लिया हम लोगों ने, 2 आवर्स बचा लिया, ठीक है, और हम लोग का टाइम अलाउड था 8 आवर्स, अलाउड मतलब गिवन, ठीक है, और ये आवर आवर कैंसिल आउट मतलब 1/4 हो गया आंसर, ठीक है, क्योंकि आवर और आवर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। तो नॉर्मल वेजेस पहले निकाल लेते हैं, नॉर्मल वेजेस हो जाएगा, या फिर और एक लाइन लिख ले, देखो और एक लाइन लिख लेते हैं ऐसे करके, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस कैसे निकलेगा, बोनस आवर, सॉरी बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमें पहले नॉर्मल वेजेस पता होना चाहिए, तभी जाके इस पे हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब नॉर्मल वेजेस कैसे होगा, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस बोनस रेशियो कैसे आता है, टाइम सेव्ड। ये क्या होता है ना, बार बार लिखने से और कुछ नहीं, तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, क्लास में ही याद हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखवा रहे हैं, हम चाहे तो नहीं भी लिख के कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो टाइम सेव्ड और ये नीचे हो गया टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस का मतलब टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, टाइम टेकन है 6 आवर्स इंटू 60 रुपीज, टाइम सेव्ड है 2 आवर और टाइम अलाउड है 8 आवर इनटू
टाइम टेकन 6 आवर इंटू ₹60 पर आवर। ये भी आवर है, ये भी आवर है। देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, 6 इंटू 60, 360 रुपीज में हो गया। प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 360, यहाँ पर कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 360, 90 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 90 रुपीज प्लस 360, 450 रुपीज। ठीक है, 450 रुपीज इसका आंसर आ रहा है रो 1 प्लान पे, और हाल से प्लान पे आया था 420 रुपीज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला इलास्ट्रेशन है, क्या बोला है देखो, टू वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेज रेट इज आल्सो द सेम। दो वर्कर है ए और बी, ठीक है, वो ये भी जो फिनिश गुड्स बना रहे, ये भी सेम वही फिनिश गुड्स बना रहे। इन्होंने फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लिया है, इन्होंने भी सेम रॉ मटेरियल लिया है। ठीक है, इनका वेज रेट जो है, ठीक है, इनका वेज रेट जो है, इनका भी वेज रेट वही है। मतलब अभी तक ये सारी चीज सिमिलर है। A is paid bonus according to the row 1 system while B is paid bonus according to the HAL से plan। बस इनका रो 1 प्लान पे बोनस पेमेंट होता है, इनका हाल से प्लान पे बोनस पेमेंट होता है। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 50 आवर्स। टाइम दिया गया है प्रोडक्ट को बनाने के लिए 50 आवर्स। ए टेक 30 आवर्स, बी टेक 40 आवर्स। ठीक है, तो टाइम गिवन भी सेम है, टाइम अलाउड दोनों का सेम है, लेकिन टाइम टेकन जो है वो अलग अलग आया। ठीक है, ए ने 30 आवर्स लिया, बी ने 40 आवर्स लिया। टू कंप्लीट द प्रोडक्ट द फैक्ट्री ओवरहेड रेट 5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री में कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जिसका रेट है 5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क। मतलब जो रेट है वो कैसे डिसाइड किया गया है कि एक एक मैन मतलब एक पर्सन 1 आवर में 1 आवर काम करने पे वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं 5 रुपीज का। ठीक है, मतलब इस लाइन का मतलब यही हो गया कि 1 आवर एक वर्कर अगर काम करेगा तो 5 रुपीज का फैक्ट्री में इनडायरेक्ट खर्चा होगा। ये हमें बताया है। ठीक है, क्यों बताया है, इसका क्या यूज होगा, वो भी हम लोग सॉल्व करने से ही पता चलेगा। ये इसके अलावा बाकी हमारे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो पढ़ के हमें ऑड लगे। ठीक है, ये अचानक से यहाँ पर फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रेट बताया है, चलो क्यों बताए पता चल जाएगा। फिर बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट ए इज 3490 एंड बी इज 3600। बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट जो है द प्रोडक्ट फॉर ए, ए ने जो, ए कौन है, ए एक वर्कर है, बी कौन है, बी भी एक वर्कर है। इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, जो वैसे दोनों का प्रोडक्ट सेम ही था, लेकिन क्योंकि दोनों का लेबर कॉस्ट अलग अलग हुआ होगा, मतलब दोनों को जब पेमेंट किया गया ना, मतलब फिनिश गुड्स का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसमें कितना रॉ मटेरियल यूज किया, इसमें कितना लेबर कॉस्ट लगा। ठीक है, तो जब लेबर के हिसाब से ए काम कर रहे थे, क्योंकि उनका टाइम टेकन भी अलग है एज वेल एज उनका बोनस पेमेंट अलग है, तो लेबर कॉस्ट अलग आया होगा। और जो बी है उनके केस में भी क्या हुआ होगा, भले ही सेम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया हो दोनों ने, रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी सेम रहा होगा, लेकिन लेबर कॉस्ट अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला बात है इन्होंने टाइम टेकन इनका अलग है, दूसरा है कि इनका हेल्थ से सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ लेबर कॉस्ट अलग आएगा, यहाँ लेबर कॉस्ट अलग आएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है वो हम बताते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ए, इसीलिए ए का प्रोडक्ट कॉस्ट निकल के आया 3490, जबकि बी का निकल के आया 3600। ठीक है, ये ऐसा इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। कंप्यूट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, जो कि क्वेश्चन में मिसिंग है, मतलब वर्कर को कितना करके पेमेंट किया जाएगा वो बोल रहा है बताओ। ठीक है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, जो मटेरियल यूज किया गया है उसका कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द टू वर्कमैन, और हमें बोल रहा है कि कंपेयर करके बताओ दोनों का फैक्ट्री कॉस्ट कितना कितना आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले पॉइंट ए हमें कैलकुलेट करना है, वेज रेट कैलकुलेट करके बताना है, कंप्यूट द वेज रेट ये बोला है। ठीक है, अच्छा
तो सबसे पहला बात है कि ये जो 3490 और 3600 हमें दिया हुआ है, ये क्या है? ये है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है इसका हम थोड़ा सा बताते हैं। देखो अभी तक तो हम लोगों ने कॉस्ट शीट किया नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो मुझे थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शीट, ठीक है, जिसमें हम लोग कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट का, तो उसको पूरा फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होने में जितने भी कॉस्ट यानी कि लागत जो भी हमारे पॉकेट से आउटफ्लो हुआ है, उसका एडिशन जब हम लोग एक जगह पे करते हैं तो उसको बोला जाता है कॉस्ट शीट। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर कॉस्ट शीट को कैसे बनाया जाता है। कॉस्ट शीट का हम थोड़ा सा प्रोफॉर्मा बताते हैं। सबसे पहले कोई भी फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें जरूरत होता है रॉ मटेरियल का, तो वो कॉस्ट आएगा। उसके बाद हम लोग को लेबर का जरूरत होता है जो कि उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए हमें हेल्प करता है, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट। ठीक है, और अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट है इसके अलावा, ये सब ऐड करने से जो निकल के आता है दैट इज प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो ये मटेरियल भी डायरेक्ट होगा, ये लेबर भी डायरेक्ट होगा। हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट भी साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन हम लोग मेनली क्या पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग देख रहे हैं। इनडायरेक्ट हम लोग ओवरहेड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब कॉस्ट शीट बनता है तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकाला जाता है। प्राइम मतलब पहला 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 कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है वो सारे कॉस्ट जो कि डायरेक्ट नेचर के हैं। डायरेक्ट नेचर के हैं मतलब जिसका हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल के केस में अगर देखो तो जो हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं उस पे लगा हुआ वुड यानी कि लकड़ी, वो हम लोगों का डायरेक्ट रॉ मटेरियल है। लेकिन उसमें जब हम लोग कोई जो कील वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब ज्वाइन करने के लिए, तो वो जो कील वगैरह का खर्चा है वो भी तो मटेरियल है, वन टाइप ऑफ, लेकिन उसका खर्चा हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। या फिर मान लो जो फेविकॉल या ग्लू वगैरह यूज होता है उसको सेट करने के लिए, तो उस वो भी रॉ मटेरियल ही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि एक चेयर में कितना ग्लू यूज हुआ या फिर कितने सारे पिन यूज हुए या फिर जो भी बोलो, वो हम लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये होता है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड में आता है। और लेबर में जैसे मैंने बताया भी था, लेबर में जैसे सुपरवाइजर इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, लेकिन जो वर्कर उस काम को कर रहे हैं, फिनिश गुड्स को बना रहे हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, वो होता है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, और इसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट ऐसा जो कि प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, अगर ऐसा कोई कॉस्ट है एक्सेप्ट मटेरियल और लेबर, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। ये सब मिलके हो गया प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं सारे ओवरहेड के खर्चे। ओवरहेड में आता है फैक्ट्री, आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये फंक्शनल वाइज होता है, तो जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड का यहाँ पर जिक्र है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो अभी के लिए हमारे लिए इतना काफी है, लेकिन जब हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में और भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये बता रखा है। ठीक है, इसके हेल्प से हमें बाकी चीजों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके हेल्प से ही हमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालना पड़ेगा जो कि हमें कंप्यूट करने के लिए बोला है, मिसिंग है। और इसी के हेल्प से हमें लेबर का भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट इसमें कुछ है नहीं तो इसका छोड़ो। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में हमें कुछ बताया नहीं, तो हमें ये दो निकालना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड हाँ हमें बताया है 5 पर मैन आवर के बेसिस पे बता रखा है, तो जितना टाइम काम हुआ है उससे इंटू 5 कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 8, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर हेल्से एंड रोवन। तो वर्कर है हम लोग का दो, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, ए और बी दो वर्कर हैं। यहाँ पर ए का जो टाइम देखो, टाइम अलाउड दोनों का कितना है, टाइम अलाउड 50 आवर्स करके है। तो हम लोग यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइम अलाउड, जो भी काम इनको दिया गया है उसके लिए टाइम अलाउड है 50 आवर्स। टाइम टेकन, ए ने कितना टाइम लिया बताया है, देखो बी ने कितना टाइम, बी टेक्स 40, ए टेक्स 30। ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे वेज रेट। ठीक है, वेज रेट हमें पता नहीं है तो हम लोग उसको एजम्पशन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट, अच्छा वेज रेट जो है देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम, तो दोनों का सेम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वेज रेट है ₹X पर आवर, और इनका भी फिर ₹X पर आवर ही मानेंगे क्योंकि दोनों का वेज रेट सेम है। ठीक है, वेज रेट निकाल लिया। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग यहाँ पर नॉर्मल वेजेस, ये भी निकाल सकते हैं, यहीं पर ही निकाल सकते हैं। नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इनटू जितना वेज रेट है ₹X पर आवर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, ₹30X। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नॉर्मल वेजेस कितना आ जाएगा, क्यों क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि रो वन मेथड में क्या होगा ना, हमें नॉर्मल वेजेस का जरूरत होगा, इसीलिए हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तुम लोग चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, मैंने बोला ना सीक्वेंस का कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लिखना चाहिए ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हो गया ₹X पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹40X, ये नॉर्मल वेजेस हो गया। अब हम लोग निकालेंगे टाइम सेव्ड। ठीक है, दोनों मेथड में हमें टाइम सेव्ड तो चाहिए, तो टाइम सेव्ड क्या हो जाएगा, टाइम सेव्ड हो गया टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, 50 माइनस 30, 50 माइनस 40, 50 माइनस 30 20 आवर्स, 50 माइनस 40 10 आवर्स। ठीक है, अच्छा अब एक जन का हेल्थ से है, एक जन का रो वन है, किसका हेल्थ से है, यहाँ पर देखते हैं ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रो वन। अच्छा ए का है रो वन, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं रो वन, और बी का है हेल्थ से। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर जिसका रो वन है उसका निकलेगा बोनस। ठीक है, इसका निकलेगा बोनस रेशियो और इनका निकलेगा बोनस आवर। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं बोनस, अमाउंट ऑफ बोनस ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अमाउंट ऑफ बोनस, दोनों ने ही टाइम सेव किया है तो बोनस मिलेगा। इनको कैसे मिलेगा, इनको मिलेगा बोनस अमाउंट 50% ऑफ टाइम सेव्ड, जितना होगा ये इनका बोनस आवर हो जाएगा, इनटू वेज रेट, इनटू वेज रेट ऐसे मिलेगा इनको। ठीक है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड जो कि इनका बोनस आवर होगा, तो 20 इंटू 50% जितना आएगा, इनटू वेज रेट है ₹X पर आवर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 आवर्स, ऐसे हो गया ना, 10 आवर्स इंटू ₹X पर आवर, तो ये हो जाएगा 10X, ₹10X इनका अमाउंट ऑफ बोनस हो गया। अब इनका निकालेंगे, इनका कैसे होता है, यहाँ पर अच्छा मैंने उल्टा निकाल लिया ना, ये रो वन था, देखो तुम लोग भी नहीं बोल रहे, गलत लिख लिया ना, ये तो हेल्थ से लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर से करते हैं, रो वन था तो इनका आएगा बोनस रेशियो। बोनस रेशियो कैसे आएगा, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस, ये निकालना है इनका अमाउंट ऑफ बोनस। अच्छा टाइम सेव्ड कितना है 20, टाइम अलाउड कितना था 50, 50। ठीक है, और नॉर्मल वेजेस ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 30X, इसीलिए मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 30X। अब ये कैलकुलेट करो 20/50 इंटू 30, 20/50 इंटू 30, तो ये कितना हो गया 12X। ठीक है, ये ₹12X आ गया बोनस। अब यहाँ पर निकालेंगे 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट आ जाएगा। ठीक है, 50% ऑफ टाइम सेव मतलब 10 आवर्स का 50% इनटू वेज रेट जो है वो ₹X है पर आवर, तो ये हो गया 10 का 50% 5 आवर इंटू ₹X पर आवर, तो ये हो गया 5X। ठीक है, ₹5X, तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, बोनस निकल के आ गया। तो टोटल वेजेस निकाल लेंगे, टोटल वेजेस कैसे निकलेगा, टोटल वेजेस का मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, तो नॉर्मल वेजेस है 30X, ये देखो 30X प्लस बोनस मतलब 12X, तो ये कितना हो जाएगा 42X। यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस कितना है 40X प्लस 5X, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45X। ठीक है, ये हम लोगों ने लेबर कॉस्ट निकाल दिया, मतलब X के बेसिस पे। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कि मतलब हमें कैलकुलेट करना है मेटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, जो कि हम लोगों ने X के बेसिस पे निकाला है, पूरा निकालना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब वैल्यू में निकालना पड़ेगा। अभी देखो हम लोग लिखते हैं लेट मेटेरियल कॉस्ट इक्वल टू
वाई, ठीक है, दोनों का सेम है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट लिखेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगा, सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, जो कि हम लोगों ने एजम्पशन लिया हुआ है रुपीज वाई, यहाँ भी रुपीज वाई क्योंकि दोनों का सेम है। फिर ऐड करेंगे लेबर कॉस्ट, या फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिख सकते हो। तो ए का लेबर कॉस्ट आया 42x और इसका 45x, 42x और यहाँ पर आया 45x रुपीज, ठीक है। ये मिला के आ जाता है प्राइम कॉस्ट। कितना हो जाएगा, y प्लस 42x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y प्लस 45x, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ऐड करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड कौन सा वाला दिया हुआ है, देखो बोल रहा है यहाँ तक हो गया। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट बताया है 5 पर मैन आवर, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड रेट 5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क, तो यहाँ पर लिखते हैं ओवरहेड इक्वल टू एट द रेट ऑफ 5, ठीक है, 5 करके है। और एक्चुअली जितना टाइम काम हुआ है, तो ए ने एक्चुअली काम किया है 30 आवर्स, तो 30 इंटू 5 हो जाएगा, 30 इंटू 5, और इनका हो जाएगा 40 इंटू 5, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज देखो क्या बोल रहा है, 5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क, तो एक एक वर्कर एक कितना टाइम एक्चुअली काम किया है उसके बेसिस पे पर आवर 5 रुपीज के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 150 और यहाँ पर हो गया 200, तो टोटल करने से हम लोग के पास आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि मैंने तुम लोग को बताया कॉस्ट शीट का जो रूल्स होता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 42x प्लस 150, ये हो गया y प्लस 45x प्लस 200, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जो है इसका आंसर हमें दिया हुआ है 3490, यहाँ पर लिखते हैं 3490 फैक्ट्री कॉस्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और इधर है 3600। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा मैथ्स आ जाएगा। नॉर्मली जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेशन करके मतलब जो भी मेथड तुम लोग फॉलो करो करके कर सकते हो। इक्वेशन बिल्डअप ये ऐसे देखने में होगा, y प्लस 42x प्लस 150 इक्वल टू 3490। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 150 को इधर ट्रांसफर करके, तो 3490 माइनस 150 कर लो, कितना आ गया 3340। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको भी सिमिलरली कैलकुलेट करते हैं। 3600 y प्लस 45x इक्वल टू 3600 माइनस 200, तो ये हो गया 3400, ये 2 हो गया, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, जैसे जिसको ठीक लगे, ठीक है। y को सब्स्टिट्यूट करो, जो भी करो, हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, वो मुझे ज्यादा आसान लगता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसे लिखते हैं subtracting equation 1 from equation 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मेरे हिसाब से है y प्लस 42x, y प्लस 42x इक्वल टू y प्लस 42x इक्वल टू 3000, कितना है 3340, और माइनस करेंगे हम, नीचे नीचे लिख के करते हैं। तुम लोग अगर किसी और तरीके से करते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये तो अपना अपना बचपन का हैबिट है कि तुम लोग कैसे इसको प्रेजेंट करते हो। 3400 हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना है मुझे, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है। हम यहाँ पर ऐसे करके माइनस लिखते हैं, तुम लोग चाहते हो तो लाइन बाय लाइन लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, इससे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3x, और इससे इसको माइनस करने पे आता है -60, तो x का वैल्यू आ जाएगा -60 बाई -3, 20 रुपीज, ठीक है, 20 रुपीज आ गया। तो ये एक्स हम लोगों ने क्या माना था, एक्स हम लोगों ने माना था वेजेस रेट पर आवर। ये देखो यहाँ पर वेज रेट एक्स पर आवर, तो इसका मतलब ये पहला आंसर हम लोग का निकल के आ गया
वेजेस रेट पर आवर इक्वल टू वेजेस रेट पर आवर इक्वल टू ₹20 पर आवर, ठीक है। और हमें बोला था कि मेटेरियल का कॉस्ट निकालने के लिए मतलब हमें वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में, तुम लोग चाहो तो किसी और में भी कर सकते हो, दोनों में से ही सेम आंसर आएगा। 3340 y प्लस 42 इंटू 20 इक्वल टू 3340, 3340 और ये इधर माइनस हो जाएगा, ये कितना है मल्टीप्लाई करने पे 42 इंटू 20 देख लेते हैं कितना है। 42 इंटू 20 840, अच्छा 3340 मतलब 2500, वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि मैंने रिवर्स माइनस किया ना इसीलिए। 2500 ये हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये वाई हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ मटेरियल माना था। ये देखो यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू ₹5, तो यहाँ पर सेकेंड आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल इक्वल टू ₹2500, ठीक है। और हम लोग को लास्ट में बोला था कि कंपेयर करके बताना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, इसका क्या आंसर होगा वो बताते हैं। देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाना है, कंपेयर करके दिखाना है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द टू वर्कमैन, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, देखो ये ए था, ठीक है, ये बी। कंपेरेटिव स्टेटमेंट of the factory cost of the product made by the two workmen. यहाँ पर लिखते हैं ए और बी दो वर्कर है। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, मेटेरियल कॉस्ट, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब है यही वाला क्वेश्चन जब हमें बोल रहा है कि एक बार पूरा करके दिखाओ, मतलब कंपेयर करके दिखाओ, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा। बाकी ये कुछ आंसर है नहीं खास, ठीक है। तो यहाँ पर मेटेरियल कॉस्ट 2500 या 2500, देखो हाँ खास जरूर है एकदम। हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल इसका कोई रिलीवेंसी नहीं है करने का, अब क्वेश्चन देगा तो करना पड़ेगा। अब गलत उन लोगों से हो जाएगा जो ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ कितना मेटेरियल लिखना है। देखो वो तो क्वेश्चन में ही हमें बताया है, इन्होंने सेम मेटेरियल से काम किया तो दोनों में ही 2500 लिखना है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस अलग अलग होगा क्योंकि इन्होंने अलग अलग पेमेंट इनको मिला है, इनका टाइम सेव टाइम टेकन ये सब अलग था। तो डायरेक्ट वेजेस कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेज रेट तो पता चल गया है 20। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक आसान सा तरीका है। देखो वेजेस हम लोग का 42x और 45x आया, तो 42 इंटू 20 कर दो, 45 इंटू 20 कर दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 42 इंटू 20। अच्छा बोनस को अलग दिखा दे, चलो बोनस को अलग दिखा देते हैं। डायरेक्ट वेजेस और यहाँ पर बोनस को हम लोग चाहे तो अलग दिखा सकते हैं, ये भी एक हम लोग पार्ट कर सकते हैं, वैसे भी चलेगा। मतलब 30x अलग दिखा दो, 12x अलग दिखा दो, ठीक है। तो वैसे करते हैं, चलो जितना सिंप्लीफाइड तरीके से हो सकता है। 30x तो 30 इंटू 20 ये हो गया 600, और 12x का मतलब 12 इंटू 20 तो ये हो गया 240, ये बोनस हो गया। अच्छा बी का देखते हैं, बी ने टाइम लिया था 40 इंटू 20 तो ये हो गया 800, और इनका बोनस कितना था वो तो याद नहीं है, देख लेते हैं। 5x, 5 इंटू 20 100, ठीक है, 5 इंटू 20 100। अच्छा अब नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर ये सब ऐड करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, फिर लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट देखते हैं कितना आता है, 2500 प्लस 600 प्लस 240, 3340
और ये वाला है 2500 और 900, 3400। प्राइम कॉस्ट आ गया। अब ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड वो कितना था, 5 रुपीज करके मल्टीप्लाई करके जितना आएगा। तो यहाँ पर जितना टाइम काम हुआ था हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी एक बार निकाला हुआ है, ये देखो 150 और 200, यहाँ से देख के लिखते थे। ठीक है, 150 और 200 कितना आना चाहिए टोटल करके फैक्ट्री कॉस्ट, उतना ही आना चाहिए जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग तो सिर्फ जो है वैल्यूज पुट करके फिर से एक बार करके दिखा रहे हैं। तो सही है कि नहीं पता चल जाएगा जब हम लोग चेक करेंगे आंसर के साथ। तो यहाँ पर हो गया 3490, और आंसर तो हमारे क्वेश्चन में ही है ना, ये देखो फैक्ट्री कॉस्ट तो हमें गिवन था, उसी को यूज करके तो हम लोगों ने निकाला। 3490 और 3600, 3490 और 3600, ये हो गया हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 9। अच्छा, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है बोनस पेड अंडर हेल्थ प्लान विद बोनस 50% ऑफ टाइम शिफ्ट इक्वल द बोनस। अच्छा ठीक है। या ये वाला क्वेश्चन जो है तुम लोग एक बार घर पे देख सकते हो, इसमें बोला है, देखो हम क्वेश्चन बता देते क्या बोला है। बोनस पेड अंडर हेल्थ प्लान विद बोनस एट 50% फॉर देयर टाइम शिफ्ट, हमें पता है कि हेल्थ में यही होता है, ये हमें बता रहा है। फिर बोल रहा है इक्वल द बोनस पेड अंडर द रोवन, रोवन में बोनस पेमेंट कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो रहा है। वेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड्स, मतलब बोनस पेमेंट अंडर हाल से इक्वल टू बोनस पेमेंट अंडर रो वन, ये कब हो सकता है। नॉर्मली हम लोगों ने जितना सारा क्वेश्चन किया ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। तुम लोग देखो, जैसे यहाँ देखो बोनस कितना है 240, यहाँ पर कितना है 100। वैसे यहाँ तो अलग अलग टाइम टेकन था, लेकिन जब सेम भी होता है तो भी आंसर अलग ही आ जाता है। ठीक है, मतलब लेकिन एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर बोनस पेमेंट अंडर हेल से करो या रो वन करो, दोनों में आंसर सेम होगा। क्या ये कौन से सिचुएशन में हो सकता है, ये हमें बताना है। और यहाँ पर बोल रहा है योर आंसर शुड कंटेन द प्रूफ, और इसके लिए हमें एक प्रूफ देना है। तो ये तुम लोग को सोचना है कि कब ऐसा हो सकता है कि दोनों मेथड में ही पेमेंट का वैल्यू सेम आ जाए। और दूसरा बोला है द टाइम अलाउड फॉर ए जॉब 8 आवर्स, आवरली रेट दिया है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग बोनस अर्न, टोटल अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय एंड आवरली अर्निंग अंडर हालसे सिस्टम विद 50% बोनस फॉर टाइम सेव एंड रोवन फॉर। अच्छा, ये जो पॉइंट बी है इस क्वेश्चन में हमें डिटेल्स दे दिया, हमें इसको हालसे और रोवन में सॉल्व करके देना है। तो ये इलास्ट्रेशन 9 के बाद का क्या है, इसके बाद यहाँ पर ये भी हालसे का ही दिया है, इलास्ट्रेशन 9, इलास्ट्रेशन 10। एटलीस्ट ये दो तो हम होमवर्क दे ही सकते हैं, इलास्ट्रेशन 9 और 10। ठीक है, आगे का मैंने नहीं देखा, चलो अभी के लिए इलास्ट्रेशन 9 और इलास्ट्रेशन 10 ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं। ठीक है, ये एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।